पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर अब से कुछ देर पहले एक तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ इक़दामात के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या गलतियाँ की, क्या दुरुस्त इक़दामात उठाए, क्या सबक सीखे और अवाम को क्या रिलीफ दी है। प्रोग्राम में जिस सवाल पर हम बात करेंगे वो सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल कितने कामयाब, इस सवाल पर हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो दावे किए उन पर किस हद तक अमल किया और कौन कौन से मामलात ऐसे जिन पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले तो हम आपसे ज़रा आपका तज्ज़िया इस बात पर जानना चाहेंगे कि सियासी मैदान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बुनियादी नाकामियां आपको क्या नजर आई इन 3 सालों में और कामयाबियां क्या पीटीआई की गवर्नमेंट की रही सर? कामयाबियां तो वज़ीर आज़म बयान कर चुके हैं ना। अब तो सिर्फ ये पूछना चाहिए कि इस हुकूमत ने क्या अवाम को क्या दिया है। अवाम को भूख दी है, अफलास दी है, बीमारी दी है और तंग दस्ती दी है, बेरोजगारी दी है और अवाम को जिल्लत दी है, तौहीन दी है, तजलील दी है, तज़यीक दी है और अवाम के क़ुव्वत इरादी को पामाल किया है, अवाम की ख्वाहिशों को पामाल किया है, अवाम की उमंगों और आरज़ुओं को पामाल किया है, अवाम के जीने की ख्वाहिशों को इनने जराइम में बदल दिया है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को इन्होंने सरपरस्ती की है मुजरिमों की और मुजरिम जो है वो दनदनाते फिरते हैं। आपको मालूम है, आपके सामने हुआ था साहिवाल का, सारे रीजन को कवर किया था साहिवाल के सानिया को और मुल्ज़िमान अदालत से बाइज्जत बरी किए जिन्होंने इन अफराद को मासूम लोगों को कत्ल किया था, दिन दहाड़े कत्ल किया था, बच्चों के सामने माँ और बाप को कत्ल किया था और उसके बाद वो मुल्ज़िमान बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं। ये हुकूमत का कारनामा जो है इसको सबसे बड़ा कारनामा समझना चाहिए। जो आए रोज जो बच्चों की बेहरमतियां हो रही हैं, बच्चियों की बेहरमतियां हो रही हैं, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, मजालिम हो रहे हैं। ये एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जो मुफ्तियान कर रहे हैं ये इनके दौर में हुआ है। कभी माजी में इस तरह के वाक़यात सामने नहीं आते थे। ये इनके दौर की देन है। इनने कोई एक वादा पूरा नहीं किया। ये कहते थे कि हम आएंगे और आते ही 200 अरब रुपए हम अरब डॉलर यानी 200 अरब डॉलर हम जाकर इनके खींच कर लाएंगे और उनके मुंह पर दे मारेंगे जिन लोगों के हमारे ऊपर कर्ज हैं और हम ये कर देंगे। आपने देखा है कि इन्होंने तारीख में किसी ने भी इतने दौरानिये में इतने बड़े कर्जे नहीं लिए जो इन्होंने लिए। इनके 3 साल के कर्जे और पूरी की पूरी माजी की हुकूमतों के दौरान कर्जे जो हैं वो इतने नहीं थे, बल्कि इनके कर्जे तो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों की 1/3 तो सिर्फ इनके कर्जे हैं। तो इससे इन्होंने मुल्क को जो है सवाए बदहाली के, सवाए गुर्बत के और सवाए लोगों को हालात के रहमो करम पर छोड़ने के और कुछ भी नहीं किया है। ये ठीक है, ढोल बजाएं, जश्न मनाएं, ये लोगों के जख्मों पर नमक पाशी करें और लोगों को जो कुछ इन्होंने डिलीवर करना था, जो कर सकते थे वो भी नहीं किया इन्होंने माफिया की सरपरस्ती, माफिया इनकी जो है पैटर्न इन चीफ थी। ये कहते थे हम क्या करें, चीनी माफिया है वो कर रही है। चीनी ने 3 साल में दुगनी प्राइसेस हो गई। जो 56 रुपए और 52 रुपए की थी वो 110 रुपए में चीनी बिक रही है। आटे की कीमतें दुगनी हो गई, अशियाए सर्फ की कीमतें दुगनी हो गई और आपकी सब्जियों की और अभी कौन सी खुशखबरी सुना रहे थे कि 120 रुपए की चिकन। यार कोई इनको बताया तो सही ये क्या कहते हैं कि कोई खुदा का खौफ नहीं है इनको कि किस तरह इन्होंने आवाम के जीने की हर चीज को जो है वो इतनी महंगाई की सतह पर पहुंचा दिया है। और आपकी आमदनी क्या है? पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों की औसत आमदनी 10 से 15 हजार के दरमियान अगर होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे लोग भी हैं जो पूरे के पूरे खानदान समेत काम करते हैं, तब भी उनको 15,000 या 18,000 भी मिलते हैं। तो इन लोगों को कौन जवाब देगा? इन्होंने कहा था कि हम
100 दिन के अंदर अंदर सराय की सूबा बना देंगे। और दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातों ने कहा भाई आओ बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्होंने ये पीछे हट गए और इन्होंने कहा ठीक है नज़ीर लगारी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। जो आपने अहम मौशी मामलात भी गिनवाए हैं उस पर हम चाहेंगे कि हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने तकारीर में और अपनी प्रेस टॉक्स में तो अपनी मौशी कामयाबियाँ ही गिनवाएगी। बतौर माहिर मईशत आप क्या समझते हैं कि हुकूमत में आने से पहले इब्तदाई दौर में जो तहरीक इंसाफ ने मौशी मैदान में अपने अहदाफ सेट किए थे, जो दावे किए थे, क्या पहले 3 साल में वो हासिल कर लिए हैं? 3 सालों में जो 3 बड़े अच्छे माशी इक़दाम हैं, अगर उनका पहला जिक्र कर लें, एक तो एहसास प्रोग्राम का जिक्र किया गया, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली कई हुकूमतों को अगर आप जमा भी कर लें तो जो सोशल वेलफेयर प्रोटेक्शन का प्रोग्राम जो 260 अरब रुपए पीटीआई की हुकूमत के दौरान मुस्तहिक पाकिस्तानी घरानों में बांटे गए हैं, ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। फिर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जिक्र कर लें, अगर वो वाकई में पूरी की पूरी टेक्सटाइल सेक्टर जो है हुकूमत ने बहुत सारे उनको इंसेंटिव्स दिए हैं और उसके नतीजे में उनकी एक्सपोर्ट का जो एक्सपोर्ट की कारकर्दगी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। एक और बड़ा अच्छा पैकेज था जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से था, जिसमें एमनेस्टी दी गई। उसके नतीजे में कोई 400 अरब रुपए के नए प्रोजेक्ट जो हैं वो रजिस्टर हुए, उसमें जो नौकरियां भी हैं वो भी इजाफी जमा हुई। तो ये 3 स्टेप्स तो आप गिन सकते हैं कि पिछले 3 सालों में हुए। जो तनकीद की लिस्ट बनती है, जो क्रिटिसिज्म बनता है, वो इससे कहीं लंबा है। और जो ये सारी हुकूमती पॉलिसी होती है दुनिया भर में, चाहे वो माशी पॉलिसी हो, वो समाजी पॉलिसी हो, वो खारजा पॉलिसी हो, उसका जो लुब्बे लुबाब है, जो पैमाना है जो गिना जाता है कि क्या आपकी पॉलिसीज कामयाब हुई या नाकाम हुई, वो हमारे गरीब मुल्क जो है पाकिस्तान, उसमें जो पैमाना है वो गिना जाता है कि गुर्बत की शरह जब आपकी हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में और आज के मुकाबले में, क्या वो गुर्बत की शरह बढ़ी है या कम हुई है? आसान अल्फाज में, क्या आज एक पाकिस्तानी ज्यादा खुशहाल है या 2018 में एक आम आदमी ज्यादा खुशहाल था? तो उसका जो सर्विस की बुनियाद के ऊपर जो 2018 में नतीजा था, तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी, आप समझ लीजिए 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे रह रहे थे जिस महीने पीटीआई की हुकूमत आई थी। आज ये बताया जा रहा है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर में खुद से कहा कि तकरीबन 40% पाकिस्तानी आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से गिर गई है। तो आप समझिए कि 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और अगर 3 साल का उनसे कंपैरिजन किया जाए तो 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो आप समझिए कि शरह गुर्बत से गिर गए हैं। तो ये असल पैमाना है जिसके जोर के ऊपर किसी भी हुकूमती कारकर्दगी को आप जांच सकते हैं। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, अक्सर वक़्त हमने हुकूमतों को ये देखा है कि वो अपोजिशन पर तनकीद करती हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं कि जी अपोजिशन के धरनों की वजह से या फिर मनफी सियासत की वजह से हुकूमत ज़्यादा तौर पर अपने दावे पूरे नहीं कर सकी। आज भी खान साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र किया कि अपोजिशन फ़ौज के पीछे पड़ी है कि मुंतखब हुकूमत को गिराएं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पहले 3 सालों में अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम मिला है रिवायती? नहीं, क्या मतलब है, फौज का क्या बिगाड़ दिया? अगर किसी ने फौज के खिलाफ कुछ बयानिया दिया या अपने आप को उस पोस्टर में रखा, उस तर्ज अमल में रखा, उस गुफ्तगू में रखा है जो फौज के बरक्स बयानिया था या फौज के खिलाफ जो बात कर रहे थे, उन्हें क्या हासिल हुआ, उन्हें कौन सी कामयाबी मिली? नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उन्होंने क्या बिगाड़ लिया फौज का। यानी ऐसी तो कोई चीज सामने नहीं आती है जिससे लगे कि फौज के मोरल पर, फौज के कंडक्ट पर, फौज की कारकर्दगी पर कोई फर्क पड़ा हो, ऐसी तो कोई चीज नहीं लगती है। और सियासी अमल तो हमेशा जारी और सारी रहता है, अब कम हो गया है। अब मौजूदा दौर में सोसाइटी डीपोलिटिसाइज हो गया और एक पूरे मंसूबे के तहत सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया है। ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी आपको पीडीएम के दौरान में लगी 5-6 जलसे, ये डी ट्रेक कर सकते हैं किसी भी हुकूमत को? नो, नॉट एट ऑल। इससे पहले लोगों के हर दौर में सैकड़ों जलसे होते थे। ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो इन्होंने धरना दिया था उसने कितना फर्क डाल दिया था, जो इनके लिए 6 जलसे या 5 जलसे जो है वो फर्क डालते, ऐसा कोई फर्क नहीं था ना। और 1-2 आदमियों ने फौज के सिर्फ 2 शख्सियात को हदफ बनाया, पूरी मिलिट्री को, पूरी फौज को
किसी ने भी हदफ नहीं बनाया, ना लोग इस तरह सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी इदारा है और इसका एहतराम होना चाहिए। लोग समझते हैं कि हमें अपने सिक्योरिटी इदारे को इज्जत देनी चाहिए। अगर एक दो अफराद, 2-3 अफराद जो हैं वो अगर ऐसा कहते हैं तो उनके खिलाफ बात करने वाले वो बहुत ज्यादा होते हैं। और वैसे भी ये कैसे समझा जा सकता है कि 2 शख्सियात, 2 मनसबदार, 2 ओहदेदार जो हैं उन्हीं की वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सिस्टम होता है और सिस्टम को आप कोई और नाम नहीं दे सकते। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन ही है, और ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसको ये जो लोगों की बातें जो है कोई फर्क नहीं डालते हैं, ये खामखा के बहाने हैं। और इससे इमरान खान की कारकर्दगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। असल में उनकी कारकर्दगी ये थी कि वो बेसिकली नाअहल थे, नालायक थे, और उनके पास कोई लियाकत नहीं थी, कोई काबिलियत नहीं थी, कोई सलाहियत नहीं थी, और कुछ करने की हिम्मत भी नहीं थी, और उनकी नीयत भी नहीं। ठीक है, फरूख सलीम साहब, हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह तनकीद की जाती है कि मुआशी समत दुरुस्त नहीं है। फिर हालिया बजट आया और कहा गया कि अब हमने समत मुतय्यन कर ली है, उसके बाद फिर FBR के चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया। आप क्या समझते हैं, क्या 3 सालों में गवर्नमेंट ने अपनी मुआशी समत मुतय्यन कर ली है? आपने बिल्कुल ठीक नुक्ता उठाया है। जब वज़ीर आज़म साहब ने आज अपनी तकरीर में जिक्र किया कि मेरी टीम मेरे सामने बैठी है, तो मेरे ज़हन में भी यही चीज़ आई कि भाई 7 FBR चेयरमैन बदली हो चुके हैं, 4 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बदली हो चुके हैं। अगर IGP पंजाब का जिक्र किया जाए, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का, तो तकरीबन 6 वहाँ पे तब्दील हो चुके हैं। तो ये कौन सी टीम का खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जिक्र कर रहे हैं जो उनके सामने बैठी हुई है? लेकिन दूसरी तरफ इसका रुख जो है उसी सिक्के का वो ये बनता है कि जो अपोजिशन है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उन्होंने भी कोई मुतबादिल माशी जो नैरेटिव है, जो बयानियां है, वो सामने नहीं ला पाए। PTI की जो एक कामयाब सियासी हिकमत अमली थी 2018 में, वो ये थी कि जी PTI पीपल्स पार्टी वाले भी करप्ट हैं, PMLN वाले भी करप्ट हैं। चाहे पाकिस्तान की अदलिया ने उनके खिलाफ कोई खास फैसला सामने नहीं आया, लेकिन वो कामयाब हिकमत अमली थी, इसलिए आज भी उसको दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी को देख लीजिए तो वो तकरीबन सिंध में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई है। नवाज लीग जो है वो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। अंदरूनी तौर पे वो डिवाइडेड किस्म की एक पार्टी नज़र आ रही है। तो जहां हम कहते हैं कि PTI के पास बहुत नाअहलियां हैं, वहाँ पे अपोजिशन भी बड़ी नाअहल नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरूख सलीम साहब और नज़ीर गहारी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो नाज़रीन। अब हम कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं काबुल से सहाफ़ी सुमेरा खान और हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुमेरा, सबसे पहले आप ज़रा बताइएगा कि काबुल में सूरत हाल क्या देख रही हैं आप? एयरपोर्ट के करीब धमाके की भी इत्तलात हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये धमाका वैसे तो कल इसके हवाले से सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया था स्टेट डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका ने, और उसमें उन्होंने ये सिक्योरिटी अलर्ट इशू किया था कि तमाम अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो अगर गेट्स के आसपास हैं तो चले जाएं फौरन, और अगर वो एयरपोर्ट आना चाह रहे हैं तो हरगिज मत आएं। यानी इससे काफी शुकूक व शुबहात जो है वो जन्म लेते हैं कि आया उन्होंने सिर्फ अमेरिकन को क्यों मना किया। लेकिन ये था कि नॉर्मली यहाँ पे 10 से 15 हजार लोग इन गेट्स के ऊपर जमा होते हैं, आज करीबन इनकी तादाद कुछ 6,000 के करीब थी। इससे पहले फायरिंग इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें कुछ लोगों के जख्मी होने की इतलात थी। जब उनको पैरामेडिक्स और वो लेने आए हैं तो साथ ही यहाँ पे एक जो अभी तक की इतलात है, सुसाइड बॉमर जो है उसने अपने आप को गेट के करीब पहुंच के डेटोनेट किया, खुद को धमाके से उड़ाया है। तो यहाँ पे ये सूरत हालत पैदा हो रही है कि 5-6 हजार लोगों की मौजूदगी में, फिर वहाँ तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद थी बाहर, जो कि बदरी 313 और अल-फतेह यूनिट उसको सिक्योर करती हैं, वो लोग भी थे। अब ये अभी तक तादाद फिलहाल पता नहीं चल सकी। हम लोग जो US मिलिट्री के प्रेस ऑफिसर हैं कर्नल लिया, उनसे भी राब्ते में है, तो कुछ देर तक हमें बाकायदा सूरत हाल समझ आ सकती है कि क्या सिलसिला है। फिलहाल तो एरिया कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है,
اور ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک دوسرے دھماکے کی اطلاعات جو ہیں وہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے. مگر امریکی حکام کی جانب سے کہا گیا تھا کہ داعش یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی، ٹیرر ایکٹیویٹی کر سکتی ہے کہ اسی کی وجہ سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ امریکی شہری بلا ضرورت نہ آئیں اور جو ہیں وہ بھی یہاں سے ہٹ جائیں. تو یہ ابھی کی صورتحال ہے. میں اصل میں اس وقت وہیں پر تھی تو مجھے جگہ نہیں ملی رپورٹنگ کے لیے وہاں سے، تو آئی کیم بیک اور میں 2 چوک میرا خیال ہے ایبی گیٹ سے ابھی کراس کیے تھے تو یہ ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی گئی. ٹھیک ہے سمیرا، اسٹے سیف، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ابھی آپ بریگیڈیئر صاحب، اب یہ صورتحال جو کابل میں آج ڈیولپمنٹ ہوئی، دھماکے کا افسوسناک واقعہ، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ظاہر گزشتہ جتنے عرصے سے پریس ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان ترجمانوں کی، وہ بھی آپ سن رہے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں طالبان حکومتی نظام چلانے کے لیے تیار ہیں افغانستان میں؟ دیکھیں، افغان طالبان بہت محنت کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کی بڑی اچھی پالیسی بھی دی ہے، اور یہ بھی انہوں نے یہاں تک ہے کہ وی میک کنکلوسو پولیٹیکل گورنمنٹ جس پہ اور ایتھنک بیسڈ ہوگی، یہ بھی بڑا کلیئر بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں پلیز ڈو ریممبر دیر آر بگ اسپوائلرز اسٹل ان افغانستان. دے ہیو ناٹ فلڈ اوے. آپ چاہے داعش کی بات کریں یا این ڈی ایس کے ریمننٹس کی بات کریں یا تحریک طالبان بات کریں اور پھر انڈین را، ان کے کنیکشن تو ہے نا. چاہے اپنے لوگوں کو نکال کے لے گئے، بٹ کمیونیکیشنز اینڈ دین دیر آر کنیکشنز وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے دیٹ از ویری انفیئر. کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے تنگ کر رہے ہیں، یا وہ پرانی کلپ دکھا دی جاتی ہیں. یہ چیزوں کے اندر امریکن اینڈ یورپین کنٹریز کو دے ہیو ٹو کوآپریٹ ود طالبان. دے آر وکٹرز، دے ہیو ڈن سیکریفائس فار 20 ایئرس. اس لیے آپ جب کہ وہ جانے کے قریب ہیں تو اس اسٹیج کے اوپر دے شوڈ ہیو ڈن، پہلے تو ان کو پہلے سے ہی جانا، ایسے ودرا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. آرڈرلی ودرا کرتے، پہلے افغان اپنے نیشنل کو نکالتے، پھر افغان جتنے تھے نیشنل ان کو نکال لیتے، اپنے اسٹاف کو نکال لیتے، اس کے بعد ٹروپس کو نکالتے اور پھر ہینڈ اوور کرتے ایک کوئی کہیں نہ کہیں انٹرم گورنمنٹ بنا کے. اگر وہ اس طریقے سے ہیسٹ میں گئے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ وہاں پر خون ریزی ہو، جنگ ہو، لڑائی جھگڑا ہو. ناردرن الائنس کے ساتھ افغان نیشنل آرمی مل کے طالبان کے ساتھ لڑے، 1-1.5 سال تک یہ لڑائی ہوگی، ملک کا تباہ ہو جائے گا. پاکستان چائنا کو بھی بڑی پرابلم ہوں گی، سی پیک ڈیلے ہوگا. دے ور آل پلانس. اسی وی مسٹ انڈرسٹینڈ. ابھی بھی آپ دیکھیں، اگر وہ امریکن نیشنل کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ایسٹ گیٹ پر نہ آئیں، ادھر نہ آئیں، سم تھنگ کین ہیپن، وائی ناٹ ٹیل ٹو دا افغان طالبانس، وائی ناٹ ٹیل ٹو دا افغان لوکل، وہ جو بیچارے وہاں غریب لوگ جن کو امید آپ نے دلائی ہوئی ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ تو دیز تھنگ اسپیک سم تھنگ. اس لیے اسپوائلرز آر دیئر، بٹ اسٹل وی آر ویری ہوپ فل کہ افغان جو طالبان کے 31 اگست کے نکلنے سے پہلے ہی شاید یہ ضرور کوئی ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بنا لیں گے جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. یہی پاکستان، چائنا، رشیا سب مل کے، ایران، یہی ان کو بتایا بھی ہے. تو ہمارے فارن منسٹر بھی گئے یہ بات کریں کہ افغان اپنی مرضی کی بنائیں لیکن بیلنس ایتھنک ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سمیرا خان ہمارے ساتھ موجود تھی. اس وقت جو اطلاعات تازہ ترین موصول ہوئی ہیں وہ کابل میں 2 دھماکوں کی اطلاعات ہیں، اور انہی اطلاعات کے مطابق بچوں سمیت 13 افراد کے بھی جاں بحق ہونے کی اس افسوسناک دھماکے میں اطلاعات موصول ہوئی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ہم اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین. بریک کے بعد ہم جس سوال پر اپنے معزز مہمان سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، سب سے پہلے اس سوال پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 31 اگست تک امریکی افواج کا انخلا مکمل ہو جائے گا؟ انخلا مکمل نہ ہوا تو طالبان کی جانب سے کس قسم کا رد عمل آ سکتا ہے؟ اس سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب. سر، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پہلے 31 اگست کی ڈیڈ لائن کا اعلان کیا گیا، پھر کچھ سفارشات آئیں، G7 ممالک سے بھی تجاویز آئیں، اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرنے کا اندیا دیا گیا، پھر طالبان کے بیان کے بعد دوبارہ کہا گیا کہ انخلا 31 اگست تک ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکی انخلا 31 اگست تک ممکن ہو پائے گا؟ سر، طالبان نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ ایئرپورٹ کوئی افغان نہیں جائے گا.
ٹھیک ہے. جتنی بھی ایویکویشن ہوگی وہ ان پرسنل کی ہوگی جو فورن نیشنلز ہیں. اگر یہی ان کی تصویر پر صحیح بولتے رد عمل ہوتا ہے تو مجھے کوئی شک نہیں کہ 31 اگست تک جتنے بھی کرٹیکل فورن پرسنل وہ چاہتے ہیں کہ ایویکویٹ کرنا وہ کر لیں گے. یہ جو انہوں نے طالبان نے بڑا کلیئر کنڈیشن لے کر دیا ہے کہ کوئی بھی افغان کو وہ الاؤ نہیں کریں گے اب ایئرپورٹ کے لیے. اس کے اندر آئی تھنک جب تک وہ اس میں لچک نہیں لاتے تو میں سمجھتا ہوں 31 اگست کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ بائیڈن صاحب نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اور سب نے بھی کر لیا ہے. آئی تھنک وہ ہو جائے گا. ناؤ 31 اگست کے بیونڈ ہو سکتا ہے کہ انڈر طالبان کنٹرول کچھ ایویکویشن پرمٹ کریں, بٹ وہ یہ نہیں پرمٹ کریں گے کہ ان کی فورن فورسز وہاں پر کوئی رہے جس طرح ابھی ہیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں ایئرپورٹ کو. وہ یہ کریں گے کہ اپنے فورسز رکھیں گے اور ویسٹرن ٹیکنیکل ہیلپ ضرور لیں گے. ٹیکنیکل ہیلپ کی معنی یہ ہے کہ ایئر کرافٹ جب آتی ہے ایئر ٹریفک کنٹرول کی کارروائی ہوتی ہے, اپروچز کی کارروائی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایویشن فیول دینا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, رن ویز کلیئر کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک اس کے لیے شاید وہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ ہمیں ٹیکنیکل مدد دے دیں لیکن فورن ٹروپس یہاں نہ رکھیں. اور اگر جو فورن ٹروپ نہیں رکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اکرام سہگل صاحب, جو بائیڈن کی جانب سے جب بیان سامنے آیا تھا غالباً جب یہ امریکی انخلا کا سلسلہ شروع ہوا, طالبان نے کابل فتح کیا, تو اس کے بعد پہلی جب پریس ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے جو 2 بڑے اہداف تھے, پہلا ہدف اس جنگ کے پیچھے یہ تھا کہ ہم نے 9/11 کا بدلہ لینا تھا. تو آج ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ 20 سال میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اسامہ بن لادن ملوث تھا اس سارے 9/11 کے واقعے میں, یعنی, اور یہ بھی کہا کہ اس سارے واقعے کو بنیاد بنایا گیا صرف افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. تو اب یہ الزام تراشیوں کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے دوبارہ سے. اس ساری فضا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان کوئی بیک ڈور رابطے تھے پہلے یا ابھی بھی چل رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, سوا کابل ایئرپورٹ کے جہاں افراتفری مچی بھی تھی اور اب اتنی افراتفری نہیں ہے جو پہلے تھی. باقی افغانستان میں اکا دکا پروٹیسٹ ہوئے ہیں. پنچیر ویلی میں شاید بولتے ہیں تھوڑا بہت ریزسٹنس ابھی تک فلیئر اپ نہیں ہوا, لیکن امکان ہے کہ وہاں ریزسٹنس آئے. لیکن آپ دیکھیں کہ ادر دین دیٹ آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, بڑا اسموتھ ٹرانزیشن پاور ہوا ہے, بڑا اسموتھ ٹرانزیشن پاور. اور اس لیے ہوا ہے کہ طالبان نے بڑے عقل مندی سے پہلا کام یہ کیا کہ جنرل ایمنسٹی ڈکلیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے سب گورنمنٹ امپلائیز کو بولا کہ آپ آئیں, اپنی جاب ریزیوم کریں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ آتا تھا کہ انہوں نے کابل کا میئر جو کلوز ایڈوائزر تھا اشرف غنی کو, اس کو بولا کہ آپ ان پلیس رہیں اور آپ جتنی بھی سروسز وہ رن کریں. انہوں نے امیڈیٹلی ایک ایکٹنگ ہیڈ آف سینٹرل بینک بھی اپوائنٹ کر دیا اور بینکس کو انہوں نے انکریج کیا کہ بینکس آپ اوپن کریں وغیرہ وغیرہ. ہاں, انہوں نے یہ ضرور بولا ہے کہ جب تک سچویشن تھوڑی اور اسٹیبل نہیں ہو جاتی فیمیل امپلائیز نہ آئیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ فیمیل امپلائیز کی پوری رائٹس ہوگی, ایجوکیشن میں ان کے اندر کوئی وہ دخل نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. کہ آبویسلی ود ان جو ان کی اسلامک نارمز ہے اور جس طرح وہ قائد لے آؤٹ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ قتل غارت ہو سکتی تھی کابل میں, اگر یہ ایکچوئل اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ ہینڈ ٹو ہینڈ بیٹل ہوتا تو وہ نہیں ہوا. وہ بہت آئی تھنک عقل مندی دکھایا طالبان نے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی دکھایا یو ایس اینڈ نیٹو فورسز نے بھی, کہ وہ انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا کہیں طالبان کو. اکا دکا انسیڈنٹ ضرور ہوا ہے ایئرپورٹ پر ادھر ادھر, لیکن جو ہو سکتا تھا میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہوا. اور اس کی آئی تھنک آپ کچھ بھی بول رہے ہیں, آپ طالبان کو بھی داد دیں اور دوسری سائڈ کو بھی داد دیں کہ جو بولتے ہیں نا کہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کوشچن, اور جس طرح پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ پروپیگنڈا کے باوجود یہاں پر افراتفری جس طرح ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اچھا اکرام صاحب, آپ بھی پیسفل ٹرانزیشن کی بات کریں اور ظاہر اس بات کو سراہا بھی جاتا ہے دونوں فریقین کو بھی, لیکن یہاں پر طالبان نے یہ بیان دیا ذبیح اللہ مجاہد نے کہ امریکی جو فورسز ہیں ایئرپورٹ پر ان کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سارے معاملے میں بدمزگی اور ٹیرر پھیلایا جا سکے. امریکہ اپنے شہریوں کو روک رہا ہے ایئرپورٹ آنے سے کہ غالباً ISIS کی جانب سے تھریٹ ہے, اور طالبان پر بھی الزام لگایا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں سپوائلرز کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پیسفل ٹرانزیشن کو متاثر کر سکتے ہیں, اور یہ سپوائلرز کیے کس کی جانب سے جا رہے ہیں؟
देखिए स्पॉयलर्स तो हर जगह मौजूद होंगे, अब क्यों नहीं समझता। देखिए जी, सबसे बड़ी जो सिखाई जाती थी, हम लोगों ने भी फौज में सीखा, वो होता था कि स्टे बिहाइंड ऑपरेशंस। स्टे बिहाइंड ऑपरेशन के माने हैं कि अगर जब दुश्मन ने एक शहर को कब्जा कर लिया तो आप पीछे से सेल्स छोड़ जाते थे जो ऐसे ऐसे करते थे कि दुश्मन को हैरेस करते थे, उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम, उनकी बाकी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करते थे, उनके सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक करते थे और उनको अफरा तफरी। नाउ अगर देखा जाए तो इस इतने दिनों में कहीं पर भी ऐसा कोई जगह कोई इंसिडेंट हुआ है काबुल में जहाँ स्टे बिहाइंड ऑपरेशन हुआ है। बेसिकली ये है कि जो स्टे बिहाइंड ऑपरेशन करने वाले होते हैं वो स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं। स्पेशल फोर्सेस के लोग ज़्यादातर अमरुल्लाह सालेह के साथ वो ताजिकिस्तान की तरफ चले गए। आपको ये नहीं पता होगी बात कि अमरुल्लाह सालेह जो वाइस प्रेसिडेंट था, पहले NDS का हेड होता था, वो उसने ट्रक लोड्स, हेलीकॉप्टर लोड्स एंड आई वुड से प्लेन लोड्स ऑफ US डॉलर्स लेके, और वो कोर जो स्पेशल फोर्सेस के थे उनको लेके ये फरार हो गया ताजिकिस्तान की तरफ। और अभी वो कोशिश कर रहा है कि पंजशीर वैली में जो जिसका वो नेटिव है, और अहमद वली मसूद जो अहमद शाह मसूद साहबजादे हैं उनके साथ मिल के करे। लेकिन अहमद वली मसूद ने ये ज़रूर कहा है कि हम नेगोशिएशन का हम कायम रखेंगे और हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लड़ाई के मुलव्वस हो जाए। फिर अच्छा इकराम सहगल साहब, इस सारी अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार जो मुज़ाकरात में रहा वो भी ज़ाहिर है आपके सामने और बेहतर तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अभी भी इनखला के अमल में भी मुआवनत करने में पाकिस्तान का किरदार आपके सामने है। अब पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इस सारी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो तालिबान की जानिब से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, ये बयान कितना असरअंदाज होगा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पर ख़ास तौर पर? देखिए एक बात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूँ, अफ़गानिस्तान में कोई भी सोल्यूशन पाकिस्तान के बगैर नहीं पॉसिबल था, और वो आखिर में ये साबित हो गया कि आखिर पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया तालिबान और इनकी मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने जब ये अपना बोलते हैं कि तालिबान पीछे होते हटते थे, पाकिस्तान उनको इनकरेज करता था कि जी आप मुज़ाकरात करें, अपने जद्दोजहद के साथ, आप लड़ाई के बगैर आप जो जीत सकते थे आप ले। और आखिर में पाकिस्तान इस बात में बिल्कुल उनकी मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक रही, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।